स्ट्रेट लाइन। इसकी इतने डेवलपमेंट का जो श्रेय है वो रेने डिस्कार्ड को जाता है। स्लोप होता है ढलान या झुकाव। कोई लाइन कितनी टेढ़ी है, बस इसी का मेजरमेंट होता है स्लोप। y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो सबको पता होता है, पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वेलकम टू मिस्टर मैथ। तो आज हमें समझना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच रिलेशन का काम करती है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अलजेब्रा के फंक्शन इक्वेशन के लिए तो इसमें शेप्स होते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, और सर्कल, लाइन, इन शेप्स के लिए अलग अलग फंक्शन इक्वेशंस होते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री हाथ मिलाते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रोग्रेस का, इसकी इतने डेवलपमेंट का जो श्रेय है वो रेने डिस्कार्ड को जाता है। ये एक 17वीं सदी में आए महान मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काफ़ी रिजल्ट्स दिए, काफ़ी थ्योरम्स दी, फॉर्मूले दिए। एक महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए याद किया जाता है। तो अब स्ट्रेट लाइन पर आगे बढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें आगे समझने में स्ट्रेट लाइन को कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो एक प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिस पे दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाली होती है वाई एक्सिस। ये दोनों मिलके हमारे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, और ये चारों हिस्से कहलाते हैं क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट की नंबरिंग भी होती है 1 2 3 4। अब ये कैसे होती है, आप एक क्लॉक को इमेजिन करिए। मान लीजिए जो क्लॉक है वो हमारी प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो 12 और 6 जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और 3 और 9 उस क्लॉक के एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब हमें मिनट हैंड हमने 3 पॉइंट करा दी। अब इस मिनट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब ये 3 से 12 पे गई, तो ये जो है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 12 से 9 पे गई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 9 से 6 पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और 6 से थर्ड पे ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। अब एक्स वाई प्लेन समझ लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ ली। अब आता है पॉइंट को प्लॉट करना। प्लेन पे मान लीजिए एक पॉइंट है 6 - 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पॉइंट वाई एक्सिस से 6 यूनिट दूर है, यानी एक्स एक्सिस पर 6 पे है ये। और -4 का मतलब है कि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ ये -4 यूनिट पे, 4 यूनिट पे है नीचे की तरफ, इसलिए -4 है। तो ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वाई एक्सिस से राइट हैंड की तरफ 6 यूनिट दूर है, और एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ 4 यूनिट दूर है। पॉइंट है 6 - 4, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब ए और बी में जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और अब इस पूरे के ऊपर रूट, मतलब ए और बी के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, प्लस ए और बी के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और इस पूरे स्क्वायर के सम को रूट कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम का एक एडवांस रूप है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस फॉर्मूले को डेराइव किया गया है।
और एक और जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने करा है x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, उसकी जगह आप x1 माइनस x2 स्क्वायर और y1 माइनस y2 स्क्वायर भी कर सकते थे, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर बराबर होते हैं। जैसे इसके रीज़न के लिए 1 और -1 इन दोनों का स्क्वायर 1 होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने के लिए जो उस लाइन सेगमेंट को फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड कर दे। जैसे एक लाइन है, लाइन भी नहीं, लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब ए और बी के बीच हमें एक पॉइंट फाइंड करना है सी, और हमें सी इस तरह से फाइंड करना है कि सी जो है वो ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दे। तो इस पॉइंट सी के x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोबारा से ध्यान से सुनिए क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमें x कोऑर्डिनेट दे देगा। y के लिए m1 y2 प्लस वो m2 y1 और इस पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 पूरे के अपॉन में है दोनों में। याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि m1 के साथ हमेशा x2 और y2 आ रहे हैं और m2 के साथ x1 और y1 आ रहे हैं। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके बीच हमें एक पॉइंट फाइंड करना है सी, जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करे। तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये था सेक्शन फार्मूला। और जब इस लाइन सेगमेंट को हमें फिक्स्ड रेशियो की जगह मिड हाफ डिवाइड करना है, मतलब सी जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी सी इसका मिड पॉइंट हो, तो हमारी रेशियो 1:1 हो जाएगी। और जब हम इस 1:1 को सेक्शन फार्मूला में पुट करेंगे तो सेक्शन फार्मूला सिंप्लीफाई होके हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट के लिए, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट के लिए। अगेन यहाँ पे जो 2 है वो x1 प्लस x2 इस पूरे के अपॉन में है, और y में y1 प्लस y2 इस पूरे के अपॉन में है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला देख लिया है। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ये फार्मूला भी काफ़ी ही बढ़िया मज़ेदार है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। 1/2 इंटू में एक बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, जो अब मैं जो आगे पूरी एक्सप्रेशन बोलूँगा वो इस पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर है। 1/2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो मैंने y2 माइनस y3, y1 माइनस y2, ये जो y वाले जो बोले हैं, ये तीनों अब छोटे छोटे ब्रैकेट में x1, x2 और x3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छे से याद करने के लिए 1/2 आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद x1 जहाँ लिखा आपने तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3 एक छोटे ब्रैकेट में x1 से मल्टीप्लाई, प्लस x2 है अब, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 तक ही है यहाँ पे, तो 3 माइनस 1, तो x2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा y3 माइनस y1 एक छोटे से ब्रैकेट में। अब प्लस में x3 है, और x3 के साथ y1 माइनस y2 ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो बड़ा ब्रैकेट था वो क्लोज हो जाएगा। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये मॉड्यूलस के अंदर है, ताकि हमारा एरिया जो है वो पॉजिटिव आए। और
एरिया पॉजिटिव आना हमारा लॉजिकल भी है, क्योंकि आप एरिया नेगेटिव इमेजिन करके देखिए, मतलब कि अगर कोई फिगर है उसका एरिया नेगेटिव है तो वो 2D प्लेन के ऊपर एरिया ऑक्यूपाई करने की जगह उसके अंदर एरिया ऐड ऑन कर रहा है। ये तो लॉजिकल ही नहीं है ना। आपने एक 2D प्लेन के ऊपर सर्कल स्क्वायर कुछ भी ड्रॉ किया तो वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना। आप ऐसा तो कुछ फिगर शेप ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो उसमें एरिया ऐड ऑन कर दे। तो अब हमने मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला देख लिया है। डिस्टेंस फार्मूला और जो सेक्शन फार्मूला है उनकी डेरिवेशन पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल की मदद से की जाती है। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ये भी सिमिलर ट्रायंगल की मदद से डिराइव कर लिया जाता है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर्स का भी स्पेशल यूज़ है। एक स्पेशल फैक्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूले में, या किसी भी फार्मूले से आपने एरिया निकाला तो बहुत बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, आपने एरिया निकाल लिया। लेकिन अगर ये एरिया 0 आता है तो ट्रायंगल एक लाइन होता है। मज़ेदार लग रहा है? तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस हैं A, B और C। A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B के x2 y2, C के x3 y3। आपने अपना फॉर्मूला लगाया और एरिया निकाला, 0 आ गया। या फिर आपने बेस इनटू हाइट अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से एरिया निकाला और यहाँ पे एरिया 0 आ गया। तो अगर एरिया 0 आता है तो ये ट्रायंगल लाइन होता है। इसका क्या मतलब है कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस A, B और C एक लाइन पे लाई करेंगे। मतलब A और B और C ये तीनों अगर आप ऐड इनको ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, जिन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। मतलब यहाँ पे A, B और C एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और कोलिनियरिटी के लिए एक और रिजल्ट ये भी है कि मान लीजिए एक 3 पॉइंट है, एक नहीं 3 पॉइंट है A, B और C। आपने AB को ज्वाइन कर दिया और BC को ज्वाइन कर दिया और AC को ज्वाइन कर दिया, तीनों को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो AB और BC इन दोनों का सम अगर AC के बराबर आएगा तो ABC कोलिनियर होंगे, जहाँ पे B जो है वो A और C के बीच में लाई करेगा। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है कोलिनियरिटी का। एरिया 0 अगर ट्रायंगल का तो ट्रायंगल की वर्टिसेस कोलिनियर। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को समझ लिया है। हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, कोलिनियरिटी का केस और एक हमने अपना ओवरव्यू, नींव रख दी है हमने घर की अपने। अब हमें घर बनाना है, घर की नींव रख चुकी है, दीवारें खड़ी करनी है। तो बस अब हमने घर की नींव रख ली है, अब स्ट्रेट लाइन पे हमें जाना है, स्ट्रेट लाइन को समझना है। स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, जैसे नाम भी देख लो आप, स्ट्रेट है, नाम में ही स्ट्रेट आ रहा है उसके। लेकिन स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले, उसका अलजेब्रा में यूज़, अलजेब्रा से कनेक्ट करने से पहले जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन काम होता है, स्ट्रेट लाइन और किसी भी शेप को उससे कनेक्ट करना अलजेब्रा से, हमें स्लोप समझना होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले हमें समझना है स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, जो एक मज़ेदार कंसेप्ट है। तो चलिए स्लोप ऑफ अ लाइन को समझते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप होता है ढलान या झुकाव। कोई लाइन कितनी टेढ़ी है, बस इसी का मेजरमेंट होता है स्लोप। स्लोप को समझने के लिए आपको समझना होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक XY प्लेन को इमेजिन कीजिए, उसके ऊपर एक लाइन आपने इमेजिन कर ली, एक लाइन जा रही है, मान लीजिए वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है। अब वो लाइन X एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मतलब X एक्सिस के अगर एंगल उसका ऊपर बन रहा है तो वो होता है पॉजिटिव, और X एक्सिस के नीचे बन रहा है तो वो होता है नेगेटिव। तो वो लाइन X एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ये 0 डिग्री होगा जब वो लाइन X एक्सिस पर लाई करेगी। जैसे जैसे वो एंगल बढ़ेगा 0 लाइन थोड़ी और ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी।
वो एंगल एक्यूट होगा, फिर एक टाइम पे वो वाई एक्सिस पर लाई करने लगेगी, 90 डिग्री हो जाएगा वो एंगल, या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइन वो, और ज़्यादा बढ़ाने पे उस एंगल को वो धीरे धीरे ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और एक टाइम पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी दोबारा से, या फिर एक्स एक्सिस पे लाई करने लगेगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और 180 के बराबर भी हो सकता है, और 180 से छोटा। तो अब हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है बिल्कुल 0, क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के डेफिनेशन में देखा है कि जब ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेकिन एक्स एक्सिस तो अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसलिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। इसी तरह कोई भी दूसरी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। अब आते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री। और इसी तरह कोई भी दूसरी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो भी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसलिए हर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 90 डिग्री होता है। अब जब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ लिया तो अब स्लोप को समझते हैं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है एल, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। तो हमने देखा है, जैसे समझने की कोशिश करिए कि स्लोप होती है ढलान या झुकाव, इसके अंदर लाइन के अंदर कितना है, लाइन कितनी टेढ़ी है। तो स्लोप की डेफिनेशन से स्लोप ऑफ लाइन एल होगा tan थीटा, और यहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब हमने देख लिया कि स्लोप होता है tan थीटा। उस एक लाइन है एल एक्स वाई प्लेन के अंदर, उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा, एक्स एक्सिस का थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो उसका स्लोप हो गया tan 0 डिग्री, और tan 0 क्या होता है 0, तो एक्स एक्सिस और कोई भी दूसरी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होगा। और वाई एक्सिस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा 90 डिग्री होता है, और कोई भी दूसरी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका भी थीटा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए उनका स्लोप होता है tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए वाई एक्सिस और उसके पैरेलल लाइंस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। अब आप ना समझ भी सकते हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मतलब ये है, हमने आपको बताया था कि वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस के, और मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस को सबसे ज़्यादा सीधी लाइन माना जाता है। जैसे वो उसका थीटा बढ़ता जाता है, 0 से बढ़ता जाता है, हम समझते हैं कि लाइन टेढ़ी होती जा रही है, और एक टाइम पे वाई एक्सिस पे वो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। लाइन मैक्सिमम टेढ़ी होती है उस टाइम पे, और 90 डिग्री से बढ़ाने पे लाइन टेढ़ी, हमें थीटा तो बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन लाइन जो है वो कम टेढ़ी हो गई। कैसे? क्योंकि कुछ टाइम में ही कुछ थोड़ा सा और बढ़ाने पे वो एक्स एक्सिस को फिर दोबारा लाई करेगी, लेकिन वाई एक्सिस पे वो सबसे ज़्यादा टेढ़ी होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से। तो हम ये कहते हैं कि वाई एक्सिस पे वो लाइन इनफाइनाइटली टेढ़ी है, इनफाइनाइटली झुकाव है उसके अंदर। मतलब हम ये समझ लेते हैं कि उसको डिफाइंड ही नहीं किया जाता, इतनी ज़्यादा टेढ़ी है, इतना ज़्यादा झुकाव है उसके अंदर, इसलिए उसका स्लोप भी tan 90 डिग्री होता है, तो उसका स्लोप भी नॉट डिफाइंड होता है कि इसका स्लोप इतना ज़्यादा है कि उसे डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। ये है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन का बेसिक कंसेप्ट। अब हम हर बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा तो दिया नहीं होगा, तो जो ऐसा ही होता है जब अक्सर कि थीटा हमें नहीं दिया होता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, तो जब अगर हमें एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं, लाइन के कोई भी एक जनरल 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम उनसे उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, अब ये समझते हैं। एक एक्स वाई प्लेन है,
उस प्लेन के ऊपर एक लाइन है एल, उस लाइन पे 2 पॉइंट हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको आप अलग तरीके से लिखें तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में -1 कॉमन आएगा और -1 से -1 कट जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही बन जाएगा। अब आप कहोगे इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्यों है? अभी अभी हमने देखा कि लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, और जहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी तरह आप उस थीटा वाले कंसेप्ट का यूज़ करके और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके डेराइव कर सकते हो कि जब 2 पॉइंट दिए हैं तो लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। बहुत ही बेसिक सी हमारी इसकी डेरिवेशन है, जिसमें परपेंडिकुलर का और इन 2-3 मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज़ होता है। अब इस कंडीशन, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने दिया है, इसकी एक ना कंडीशन है, वहाँ पे ये ट्रू नहीं होता, उसकी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। वो कंडीशन है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में कभी भी x2 और x1 इक्वल नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारा x2 माइनस x1 ज़ीरो ना आए। क्योंकि अगर x2 माइनस x1 ज़ीरो आ गया तो y2 माइनस y1 अपॉन ज़ीरो होगा और जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमारा स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये हमने समझ लिया। आप इसको ना मैथमेटिकली और इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो। कैसे? मान लीजिए ये जो हमारी लाइन है ए बी, ए और बी में x1 ए का कोऑर्डिनेट, ए का x कोऑर्डिनेट है x1, बी का x कोऑर्डिनेट है x2। तो अगर x1 और x2 इक्वल होंगे, यानी कि a और b के x कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगर x कोऑर्डिनेट a और b के सेम है तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और y एक्सिस का स्लोप और y एक्सिस के पैरेलल लाइंस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए इस केस में जब x2 माइनस x1 ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे भी स्लोप नॉट डिफाइंड है। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट गिवन होने पर एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे जो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो एक्यूट हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो भी ये फॉर्मूला काम करता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला। और अगर वो जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो भी ये एंगल हमारा वो जो फॉर्मूला है ये तब भी काम करता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन क्यों? इसकी भी एक बहुत आसान सी डेरिवेशन है, क्योंकि जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। tan थीटा हमने अभी अभी जाना कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर आता है एक्यूट वाले केस में। और जब ये थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होता है तो हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में -1 इंटू x1 माइनस x2 आता है, और -1 इंटू होने के बाद वो x2 माइनस x1 ही बन जाता है। तो यही सेम फॉर्मूला किसी भी तरह का एंगल हो, लाइन का स्लोप हमेशा यही निकालता है। अब एक ना हिंट ले लो या ट्रिक मानो कि जब हमारा स्लोप पॉजिटिव आता है तो लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो एक्यूट होता है, और जब हमारा स्लोप नेगेटिव आता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होता है। अब ऐसा क्यों? सोचिए। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि एक्यूट एंगल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट फंक्शन एक्यूट एंगल का पॉजिटिव होता है।
और यही टेंजेंट फंक्शन ऑब्ट्यूज एंगल का नेगेटिव होता है। तो इसलिए जब थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव आता है, स्लोप भी पॉजिटिव मिलता है। और जब ये थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है स्लोप नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल है। आप स्लोप को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कितनी तो लाइन उठी हुई है और कितनी वाई एक्सिस से दूर है। आसान भाषा में राइज ओवर रन की तरीके से समझ सकते हैं। एक लाइन में ऊपर वाई एक्स एक्सिस से कितना राइज है और वाई एक्सिस से कितना रन है, वो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा ही बन जाता है, जो हमारी स्लोप की डेफिनेशन भी है। तो इस तरीके से आप एक स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का जब 2 पॉइंट गिवन हो। अब तक आप लाइन का स्लोप निकालना सीख चुके हो दोनों ही तरीकों से। पहला जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो टेन थीटा, और जब हमें उस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हों। तो अब आते हैं, हमने लाइन के जो पेयर होते हैं वो 2 तरह से पढ़े हैं। एक तो एक पेयर लाइन का पैरेलल होगा, या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग में भी स्पेशली परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या कंडीशंस हैं कि लाइन कब पैरेलल होंगी और कब परपेंडिकुलर होंगी? तो अभी हम स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं तो स्लोप के टर्म्स में समझेंगे। जब 2 लाइन का स्लोप बराबर होगा तो वो लाइन पैरेलल होंगी। इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर होगा। क्यों? आपने छोटी क्लासेस में 6th-7th में पढ़ा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस यहाँ पे अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगी, और पैरेलल लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर हो जाएगा, तो फिर टेन थीटा भी सेम आएगा और टेन थीटा सेम आएगा, तो इनका स्लोप बराबर होगा। तो इस तरीके से स्लोप बराबर होने पर लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल होने पर उनके स्लोप बराबर होंगे। और अगर हमें परपेंडिकुलरिटी का पता करना है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं या नहीं, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन है कि अगर हमारी परपेंडिकुलर लाइंस, मान लीजिए एक है L और एक M, तो ये लाइन L और लाइन M परपेंडिकुलर होंगी ओनली एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स प्रोडक्ट इज -1। मतलब लाइन L और लाइन M के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लाइन L है, उसका स्लोप अगर 2 है तो लाइन M का स्लोप -1/2 होगा, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर 2 लाइन का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव इन्वर्स है, मतलब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और इसका कन्वर्स, यानी अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने जब स्लोप सीख ही लिया है, जब थीटा दिया हो तब, जब 2 पॉइंट दिए हों, कब लाइन पैरेलल होंगी, कब लाइन परपेंडिकुलर होंगी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए, एक लाइन है L, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या होगा? 1 2 3। उम्मीद है अभी तक आपने सोच लिया होगा। हमने पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो यहाँ पे जो लाइन है उसका स्लोप है √3। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, 3 -2, और दूसरा पॉइंट है -1 4। तो इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 -2 और -1 4। अब ध्यान से सोचिए और बताइए इसका स्लोप क्या होगा? 1
2 3। हमें पता है कि जब 2 पॉइंट दिए होते हैं लाइन के ऊपर तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए a और b। तो a के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 माइनस 2, b के दिए हैं -1 4। तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y हमारे y कोऑर्डिनेट है -2 और 4, तो इनका डिफरेंस होगा 4 माइनस -2। 4 माइनस -2 होगा 4 प्लस 2। दोबारा से समझिए, y2 माइनस y1 हमें फाइंड करना है, अपॉन में रख देना है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या है, पॉइंट दिए हैं 3 माइनस 2 और -1 4। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 है 4 माइनस -2, और माइनस प्लस बन जाएगा तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी 6। तो y2 माइनस y1 आ गया 6। अपॉन में क्या चाहिए, x2 माइनस x1। x2 और x1 क्या क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, b का -1 है। तो x2 माइनस x1 होगा -1 माइनस 3, और -1 माइनस 3 होता है -4। तो x2 माइनस x1 हो गया -4। तो स्लोप जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वो बराबर होगा 6 अपॉन -4। और ये भी अभी हमने कैलकुलेट करा कि 6 और -4 कैसे आया। तो 6 और -4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो वो आएगा -3/2। तो इस लाइन का स्लोप हो गया -3/2। अब एक और क्वेश्चन, अभी अभी आपने सीखा था कि लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होती है। तो इस लाइन का स्लोप -3/2 आया है। तो बताइए कि अगर हमें दूसरी लाइन फाइंड करनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप क्या होगा। चलिए सोचिए, 1 2 3। अभी तक आपने सोच लिया होगा। इस लाइन का स्लोप है -3/2। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम -3/2 को उससे मल्टीप्लाई करें तो -1 आए, -1 आए। तो अगर हमें ऐसा स्लोप फाइंड करना है तो मान लीजिए वो स्लोप है x। तो -3/2 इंटू में x किसके बराबर है, -1 के, यानी कि -3x/2 -1 के बराबर है। अब -3x के अपॉन में 2 है, बराबर में -1 है। तो ये जो अपॉन वाला 2 है ये -1 की तरफ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3x बराबर हो गया -1 इंटू 2 के। -1 इंटू 2 होता है -2। तो -3x बराबर हो गया -2 के। अब -3x बराबर है -2 के, तो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, -2 के पास जाएगा नीचे डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू -2/-3। तो x आ गया -2/-3, और माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आई 2/3। और x क्या था, हमारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया कि अगर एक लाइन है जिसका स्लोप है -3/2, तो दूसरी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप होगा 2/3। अब अगर हमें परपेंडिकुलर की जगह एक ऐसी लाइन फाइंड करनी हो जो इसके पैरेलल हो तो क्या होगा। हमने अभी अभी सीखा था कि पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं। तो कोई भी दूसरी लाइन जिसका स्लोप -3/2 होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगी। एक और क्वेश्चन, इस लाइन का स्लोप -3/2 है, तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में क्या पता कर सकते हैं। हमने अभी अभी कुछ देर पहले देखा था कि अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होता है, क्योंकि उस केस में tan थीटा नेगेटिव आ जाता है। और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप -3/2 है जो कि नेगेटिव है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव है, और एक्यूरेट, वो पॉजिटिव नहीं सॉरी ऑब्ट्यूज है। और ज़्यादा एक्यूरेट जाना है हमें तो थीटा जो है वो tan इनवर्स -3/2 है।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, कंफ्यूज मत हो, सीधी बात। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इसलिए इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, सीधी सी बात है। अब हमने स्लोप भी अच्छे से समझ लिया है, स्लोप को फाइंड करना समझ लिया है, स्लोप की स्पेशल कंडीशंस को समझ लिया है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम स्ट्रेट लाइंस को अलजेब्रा से कनेक्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड करेंगे कि हम हर एक स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक लाइन है एल, उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। सीधी सी बात है, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही। तो अगर हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लें जिस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस उस लाइन के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों, तो वह इक्वेशन इस लाइन की होगी। दोबारा समझिए, एक ऐसी इक्वेशन दो वेरिएबल में, ध्यान रखिएगा दो वेरिएबल में, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए एक दो वेरिएबल वाली ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में इस लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन का काम करे, वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी, वो इक्वेशन इस लाइन की होगी। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन पे हम दर्शाते हैं। मतलब समझ आ गया? एक ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस एक स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट हों, तो वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहलाएगी। अब आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब समझ लिया है, तो ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती हैं, और वो लाइंस जो इनके पैरेलल हैं उनकी इक्वेशन क्या होती हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स 0, वाई कोऑर्डिनेट में तो 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट एक कोई भी रियल नंबर होता है। मतलब कि इस एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स 0 की फॉर्म में होते हैं। तो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पे कोई भी एक्स 0 फॉर्म का पॉइंट सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, मतलब एक्स 0 फॉर्म का कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन लें y इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे ये इक्वेशन हो जाएगी 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है इस इक्वेशन में, और वो पॉइंट होना चाहिए x 0 फॉर्म का। तो ये इक्वेशन है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम x पे कोई भी वैल्यू डाल दें, x के अंदर कोई भी वैल्यू डालें, वो 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 0 का x का कोएफिशिएंट 0 है, 0x। तो 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, कोई भी पॉइंट अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम x की डालेंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी। और ये पॉइंट x 0 फॉर्म का है तो y तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 प्लस 0 0, यानी कि हर x 0 फॉर्म का पॉइंट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पता चला कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। अब y एक्सिस पे हर पॉइंट होता है 0 y की फॉर्म का, तो अगर हम इक्वेशन लें x इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। अब x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, जैसे क्योंकि पॉइंट 0y फॉर्म का है तो x की जगह हमने 0 पुट करा, प्लस में है 0y। अब y की जगह हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हर एक पॉइंट जो y एक्सिस पे हो। तो y की जगह हमने 1 2 3 जो मर्जी डालना है वो हमने y की जगह पे पुट कर दिया, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा।
तो x प्लस 0 वाई बन गया 0 प्लस 0, और बराबर किसके होना चाहिए 0 के, और यहाँ पे 0 प्लस 0 0 के ही बराबर है। तो यानी कि 0 वाई फॉर्म का हर एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0। कंक्लूड करते हुए x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो सेम लॉजिक से हम फाइंड कर पाएंगे कि उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a या फिर y इज इक्वल टू माइनस a। अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो y इज इक्वल टू a, और अगर नीचे है तो y इज इक्वल टू माइनस a, और a यहाँ पे उस इक्वेशन का x एक्सिस से डिस्टेंस है। और अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो होगी x इज इक्वल टू b या फिर x इज इक्वल टू माइनस b। अगर वो y एक्सिस के राइट साइड में है तो x इज इक्वल टू b, और अगर लेफ्ट साइड में है तो x इज इक्वल टू माइनस b। और यहाँ पे भी जो b है वो पैरेलल लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमें लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है और कंडीशंस क्या हैं, वो लाइन -2 और 3 से पास हो रही है। -2 और 3 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिससे वो लाइंस पास हो रही हैं, और वो लाइंस एक्सिस के पैरेलल हैं। तो अब इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, जैसे -2 और 3 हमारा पॉइंट है, तो यानी x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो अब x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है और उनमें से एक y एक्सिस के पैरेलल है और एक x एक्सिस के। तो अब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो हमने अभी भी देखा उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू b या फिर x इज इक्वल टू माइनस b। आप यहाँ पे b सिर्फ एक वेरिएबल है, x इज इक्वल टू j, x इज इक्वल टू p, q, r, s, t, जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और -2 और 3 से पास हो रही है। तो देखिए ये पॉइंट है -2 और 3, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 2 यूनिट दूर है y एक्सिस से, वो भी लेफ़्ट साइड में। तो इसकी जो पैरेलल लाइन होगी एक y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, x इज इक्वल टू -2। तो हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली उस लाइन की जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a या फिर y इज इक्वल टू माइनस a। तो हमारा पॉइंट है -2 और 3, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से 3 यूनिट दूर है और भी ऊपर की साइड है, इसलिए +3 यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारी जो दो इक्वेशंस आई एक्सिस के पैरेलल वो आई x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन समझ लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, क्वेश्चन भी करके देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस की कुछ फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स पे नज़र डालते हैं हम। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है, ये एक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। जब क्या दिया हो, हमें एक पॉइंट दिया हो उस लाइन पर और उस लाइन का स्लोप दिया हो। अगर हमें ये दो चीज़ दी हों तो हम इन दोनों चीज़ों की मदद से उस लाइन की इक्वेशन निकाल पाते हैं। यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मान लीजिए एक लाइन है L, उसके ऊपर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और स्लोप है m। तो बस हम इन दोनों चीज़ों की मदद से इस लाइन L की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारी लाइन है L, उसका स्लोप है m और एक पॉइंट है x1, y1, ये हमें गिवन है। x1, y1 हमें पता है कोऑर्डिनेट, मान लीजिए x1, y1। और इस लाइन पे अब हम एक कोई भी दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट है एक्स वाई, हमें x और y नहीं पता, ये अननोन है, तो हमने एक जनरल पॉइंट के रूप में x y मान लिया है।
और वो वहीं जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो हमें पता है। तो अब हमारे पास एक लाइन है L जिसके ऊपर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 जो हमें पता है, और एक दूसरा पॉइंट है B, मान लीजिए B, उसके कोऑर्डिनेट है x y, ये हमें नहीं पता। हमने बस जनरल पॉइंट के रूप में x और y मान लिया है, x और y की हमें वैल्यू नहीं पता है, और इस लाइन का स्लोप है m। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि स्लोप होता है लाइन का, अगर दो पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमें लाइन का स्लोप दिया है m, तो हमारा लाइन का स्लोप m है, तो m को इज इक्वल टू रख देते हैं, और दो पॉइंट दिए हैं a और b। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के हैं xy। बेशक हमें x और y नहीं पता, हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया है, तो a के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है x1 और y1। तो m किसके बराबर हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। हमें y और x पता नहीं है, तो ये वेरिएबल का काम करेंगे। x1 y1 की वैल्यूज़ पता है, तो वो एक कांस्टेंट होंगी जो हम इसमें पुट कर देंगे, और स्लोप हमें m भी पता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लोप वाले फॉर्मूले का ही यूज़ है। उसी को एक अलग अप्रोच से हमने यूज़ करा है, एक जनरल पॉइंट b मान के जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। तो उसी का एक डिफरेंट हमारा जो रूप है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म हुई m इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, जहाँ पे m हमारा स्लोप है जो लाइन का हमें दिया हुआ है, और y1 और x1 कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट के जो हमें उस लाइन पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पॉइंट स्लोप फॉर्म से। एक लाइन है L, हमारी फेवरेट लाइन है L, हम सब लाइन को L नाम दे देते हैं, तो ये वाली लाइन भी है L। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और इस लाइन का स्लोप है -4। तो इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 के, जहाँ पे y1 और x1 y और x कोऑर्डिनेट हैं गिवन पॉइंट के, और m हमारा स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप दिया है -4, तो -4 बराबर हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x माइनस -2। कन्फ्यूज़ कर रहा है, माइंड में नहीं हो पा रहा, दोबारा ध्यान से सुनिए। ये लाइन है हमारे पास L, स्लोप दिया है -4 और एक पॉइंट दिया है -2 और 3। मान लीजिए इस लाइन पे एक और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, हमें x और y की वैल्यू नहीं पता। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एक पॉइंट है xy, दूसरा है -2 3, तो हमें पता है इसका स्लोप होगा y माइनस 3 अपॉन में x माइनस -2। अब वो माइनस में -2 है तो वो प्लस हो जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप होगा y माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2, और स्लोप क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया है -4, तो -4 बराबर हो गया y माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 के। अब ये x प्लस 2 डिवाइड में है, तो ये -4 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ y माइनस 3। तो y माइनस 3 बराबर हो गया -4 इंटू में x प्लस 2 के। अब जब ये -4 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -4x माइनस 8। तो अब y माइनस 3 बराबर हो गया -4x माइनस 8 के। अब ये -4x और -8 जब y माइनस 3 की साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y माइनस 3 में ऐड हो गया 4x और 8, और बराबर में बचा 0। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है? y माइनस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब -3 में +8 करेंगे तो वो +5 बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया था और एक लाइन का स्लोप दिया था, फिर भी हमने उस लाइन की इक्वेशन पता कर ली। अब
पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद दूसरी जो हमारी फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह है। इसमें हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की को ही थोड़ा एडवांस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन है L, उसके ऊपर 3 पॉइंट हैं A, B और A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के हैं x2 y2। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। इस फॉर्म का नाम क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। इस फॉर्म को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए होते हैं और उसकी इक्वेशन निकालनी होती है। तो इस लाइन L के हमें 2 पॉइंट पता हैं A और B, जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। अब हम इस लाइन के ऊपर एक और तीसरा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए xy है। xy हमें नहीं पता। तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हमें पता है स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हैं A, B, C। ए बी इस लाइन का लाइन सेगमेंट है और बी सी भी इस लाइन का लाइन सेगमेंट है। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के स्लोप भी बराबर होंगे। तो अब पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं x2 y2। तो ए बी का स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बी सी का स्लोप क्या होगा? बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, लेकिन हम मान रहे हैं x और y। तो बी सी का स्लोप हो गया y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब क्योंकि ए बी और बी सी एक ही लाइन के ऊपर 2 लाइन सेगमेंट हैं, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपने अभी अभी ध्यान दिया हो तो हमने लाइन L पर 3 पॉइंट लिए थे A, B, C। तो अगर ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पर हैं तो A, B, C कोलिनियर पॉइंट हैं। और हमने इन कोलिनियर पॉइंट पे एक अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी कि AB का स्लोप बराबर होगा BC के। इससे हमें एक नई प्रॉपर्टी पता चलती है कि जब कोई भी 3 पॉइंट A, B, C कोलिनियर होते हैं तो AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप, इन तीनों का स्लोप सेम होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 या 3 कोलिनियर पॉइंट दिए हों तो इस स्लोप वाली प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कई जगह काफ़ी काम आती है। तो अब इस 2 पॉइंट फॉर्म का चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक लाइन दी है L, उसके ऊपर 2 पॉइंट हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और -1, और दूसरा पॉइंट दिया है B, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 5। तो अब हम इस लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं C, जिसके कोऑर्डिनेट हैं X और Y। तो अब AB का स्लोप क्या होगा? हमें पता है AB का स्लोप होगा 5 माइनस -1 अपॉन में 3 माइनस 1। क्योंकि ऊपर माइनस में -1 है तो वो 5 प्लस 1 बन जाएगा। तो AB का स्लोप होगा 5 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, जो कि होगा 6 अपॉन 2। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने पर हमें 3 मिलेगा। तो AB का स्लोप 3 आ गया। अब BC का स्लोप क्या होगा? BC, B के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 5, C के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर करे हैं X और Y। तो BC का स्लोप होगा y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। तो हमें BC का स्लोप क्या मिला? y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। क्योंकि ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं, AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर होगा। AB का स्लोप आया 3, तो ये बराबर होगा BC के स्लोप के। तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 नीचे डिवाइड में है, तो ये 3 के पास जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगा। तो y माइनस 5 बराबर हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये 3 इंटू एक्स माइनस 3 बन जाएगा 3x माइनस 9। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू
3x माइनस 9। अब ये 3x और माइनस 9 y माइनस 5 के पास जाके माइनस 3x और प्लस 9 बन जाएंगे। तो y माइनस 5 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3x और माइनस 5 प्लस 9 ये बन जाएगा 4। तो y माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, यही है हमारी दी हुई लाइन की इक्वेशन। y माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो फॉर्म देख ली हैं, पहली पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म। अब हमारे पास तीसरी स्लोप वाली जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या कहती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, y का इंटरसेप्ट दिया होता है या फिर x इंटरसेप्ट दिया होता है और स्लोप दिया होता है और हम उससे इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या होता है। मान लीजिए एक लाइन है L, वो x एक्सिस को 30 पॉइंट पर काटती है। तो इस लाइन L का जो x इंटरसेप्ट होगा वो हो जाएगा 3। मतलब लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इंटरसेप्ट। और अब मान लीजिए यही लाइन y एक्सिस को 0 इस पॉइंट पर काटती है, तो इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। यानी कि y इंटरसेप्ट होता है लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसका y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। तो अब हमने इंटरसेप्ट्स का मतलब सीख लिया है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, ये एक ऐसी फॉर्म थी जब हमें y या फिर x इन दोनों में से एक इंटरसेप्ट दिया हो और लाइन का स्लोप दिया हो, तो हम लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। ये भी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर 2 पॉइंट फॉर्म या फिर बेसिकली स्लोप वाला जो हमारा फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये क्या कहती है, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा या तो y इंटरसेप्ट दिया हो या x इंटरसेप्ट दिया हो, तो दो केसेस बन रहे हैं। केस 1 में y इंटरसेप्ट दिया हो और केस 2 में x इंटरसेप्ट दिया हो। तो सबसे पहले केस 1 को कंसिडर करते हैं जब हमें y इंटरसेप्ट दिया है। तो मान लीजिए एक लाइन है L, उसका स्लोप है m और हमें y इंटरसेप्ट दिया है c। यानी कि ये जो हमारी लाइन है उसका स्लोप m है और वो लाइन 0c इस पॉइंट पे y एक्सिस को काटती है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि लाइन का स्लोप है m और वो लाइन y एक्सिस को 0c पॉइंट पे काट रही है, यानी उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0c। अब हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास स्लोप है m और एक गिवन पॉइंट है 0c। तो चलिए इस लाइन पर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमें स्लोप दिया है m और पॉइंट दिया है 0c। एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जो इस लाइन पर है xy। तो अब हमारे पास स्लोप दिया है m और स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। यहाँ पे हमें y2 और x2 और y1 और x1 यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 0c, दूसरा हमने अभी कंसिडर कर लिया है xy। तो जो स्लोप m है वो इज इक्वल टू होगा, यानी बराबर होगा y माइनस c अपॉन x माइनस 0। तो m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x माइनस 0, क्योंकि जो हमारे पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं 0c और xy। तो अब हमारे पास m बराबर हो गया y माइनस c अपॉन x। अब ये x y माइनस c के अपॉन में यानी डिवाइड में है, तो x के पास जाके m के पास जाके ये x मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस सी अकेला बचेगा। तो y माइनस सी इज इक्वल टू mx।
तो अब हमारा y माइनस सी बराबर हो गया mx के। अब ये माइनस में है c, y के पास c माइनस में है, तो अगर ये mx के पास जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y माइनस सी में से अगर हम c mx के पास भेजेंगे तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यही है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करके गिवन स्लोप जो कि m दिया था और y इंटरसेप्ट जो c दिया था इक्वेशन निकाल ली है, और हमारी इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये है हमारा केस 1। अब केस 2 जो है ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो सबको पता होता है, पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये है हमारा केस 2, जब हमें x इंटरसेप्ट दिया होता है। तो मान लीजिए एक लाइन दी है जिसका स्लोप है m और x इंटरसेप्ट दिया है d। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। दोबारा से पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करते हैं। मान लीजिए इस लाइन पे एक और कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई, तो अब हमारे पास स्लोप है m, x इंटरसेप्ट है d और एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई। तो हम यहाँ पे स्लोप वाले फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। स्लोप है m, तो स्लोप बराबर होता है किसके? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। तो m बराबर होगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस d, क्योंकि हमारे जो पॉइंट हैं इस लाइन पे वो दो पॉइंट हैं। एक तो d0 क्योंकि हमें d इंटरसेप्ट है x का, तो x एक्सिस पे एक पॉइंट होगा d0, वो भी इस लाइन पे लाई करेगा। और हमने एक अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया है xy, और लाइन का स्लोप क्या दिया है m। तो m इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस d। हमें क्या मिला? हमें मिला m इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस d। इसको सिंप्लीफाई करने पे m इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस d। अब ये जो x माइनस d है वो y के अपॉन में है, यानी y के डिवाइड में है। अब जब ये x माइनस d y के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे y सिर्फ और सिर्फ अकेला बचेगा। तो इसको m के पास मल्टीप्लाई में ले जाने के बाद हमारी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस डी। एक्स माइनस डी पूरा ब्रैकेट के अंदर एक साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, और इसका रीज़न आपको अच्छे से पता है। तो हमें इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये है हमारा केस 2, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्लोप m और x इंटरसेप्ट d के साथ हमारी इक्वेशन निकाल ली है। तो ये थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझ लिया है तो कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन याद है ना, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, उसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे उस लाइन का जो tan थीटा दिया है वो दिया है 1/2, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि y इंटरसेप्ट है -3/2। हमें इक्वेशन बतानी है। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें एक लाइन दी है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और tan थीटा दिया है 1/2, और y इंटरसेप्ट है -3/2। तो अब यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट दिया है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमने शुरुआत में स्लोप की डेफिनेशन में देखा था कि एक लाइन का स्लोप m होता है tan थीटा, जहाँ पे tan थीटा का जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। सेम यही यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा और tan थीटा दिया हुआ है 1/2, यानी कि उस लाइन का स्लोप 1/2 है। तो अब हमारे पास स्लोप है 1/2 और y इंटरसेप्ट है -3/2। याद करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी जब हमें y इंटरसेप्ट दिया जाता था।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m यानी स्लोप और c यानी y इंटरसेप्ट दोनों हमारे पास हैं। जब हम m की वैल्यू 1/2 और c यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू x/2 -3/2। हमें इक्वेशन क्या मिली? हमें इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू x/2 -3/2। अब y के जो सामने x/2 -3/2 है, यहाँ पे अपॉन में 2 दोनों के हैं, तो हम x -3 अपॉन पूरे के अपॉन में 2 एक साथ लिख सकते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू x -3 और इस x -3 पूरे के अपॉन में 2। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है y इज इक्वल टू x -3 अपॉन में 2। जो 2 है ये डिवाइड में है, तो जब ये y के पास जाएगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ x -3 बचेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 2y इज इक्वल टू x -3 और ये 2y अभी पॉजिटिव है। जब ये x -3 के पास आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2y को x -3 के पास ले जाने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी x -2y -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन जो हमें मिली वो मिली x -2y -3 इज इक्वल टू 0 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी हमें सेम चीज़ दी है कि एक लाइन है L, उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, tan थीटा दिया है 1/2, लेकिन यहाँ पे y इंटरसेप्ट की जगह x इंटरसेप्ट दिया है जो कि है 4। तो tan थीटा दिया है यानी हमें स्लोप दिया है और स्लोप क्या दिया है 1/2 और x इंटरसेप्ट में हमारी क्या इक्वेशन बनती थी? इक्वेशन बनती थी y इज इक्वल टू m इंटू में x -d। ये x -d पूरा एक साथ है और m यहाँ पे स्लोप है, d हमारा x इंटरसेप्ट है। तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू हमें 1/2 दी गई है और जो x इंटरसेप्ट यानी कि d वो यहाँ पे 4 है। तो 1/2 और d इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू x -4/2। अपॉन में ये जो 2 है ये x -4 पूरे के अपॉन में है। तो अब ये x -4 अपॉन में 2 में जो ये 2 है ये डिवाइड में है, ये y के पास जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2y इज इक्वल टू x -4। अब ये 2y इधर पॉजिटिव है, x -4 के पास जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और इस 2y को x -4 के पास ले जाने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है x -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है x -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कर ली और इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगली जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म है जब हमें x और y दोनों इंटरसेप्ट दिए हों और ना तो कोई स्लोप दिया हो, बाकी कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ और सिर्फ x और y इंटरसेप्ट दिए हैं। तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे लाइन की? तो चलिए इस इंटरसेप्ट फॉर्म को समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है L, उस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो है A और y इंटरसेप्ट है वो है B, यानी कि वो लाइन A0 और 0B इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अब हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन के x और y इंटरसेप्ट हैं, यानी कि उस लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। अब हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो एक पॉइंट है x इंटरसेप्ट A0
दूसरा पॉइंट है y इंटरसेप्ट b0। अब एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं c, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y हमें नहीं पता, जबकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अब हमें पता है। तो इस लाइन के ऊपर ये जो दो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इन दोनों को ज्वाइन करके, और एक y इंटरसेप्ट से c तक, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। अभी हमने कुछ देर पहले ये बात देखी, क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका स्लोप भी सेम होगा। अब x इंटरसेप्ट है a0, y इंटरसेप्ट है 0b, तो इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? हमें पता है स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन का स्लोप होगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, यानी कि इस लाइन का स्लोप हुआ माइनस b अपॉन में a। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप हुआ माइनस b अपॉन में a। अब y इंटरसेप्ट से c पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा? c के कोऑर्डिनेट हैं xy और y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट हैं 0b, तो इसका स्लोप होगा y माइनस b अपॉन x। तो y माइनस b अपॉन x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब यहाँ पे x डिवाइड में है, उधर a डिवाइड में है, तो ये x जब माइनस b के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और a जब y माइनस b के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx। अब वो bx उधर नेगेटिव का है, जब वो bx ay माइनस ab के पास आएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब ab यहाँ पे माइनस का है, जब ये 0 की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। हमारी इक्वेशन क्या बनी? हमारी इक्वेशन बनी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगी? तो ये इक्वेशन बनेगी bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू ab अपॉन ab। अब यहाँ पे bx अपॉन ab में से b और b ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये बनेगी, बचेगा x अपॉन a, प्लस में ay अपॉन ab है। अब a से a कट जाएगा तो बचेगा y अपॉन b, और इज इक्वल टू ab अपॉन ab है, ab से ab कट जाएगा तो बचेगा 1। तो इस तरीके से जो हमारी इक्वेशन आई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और यही है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब हमें एक लाइन दी हो और उसके x और y इंटरसेप्ट दिए हों a और b, तो हमारी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो x और y इंटरसेप्ट हमारे 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन 0 प्लस y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारी इक्वेशन में नॉट डिफाइंड वाली चीज़ें आ जाएंगी, x अपॉन 0 प्लस y अपॉन 0, जो कि ये नॉट डिफाइंड होती हैं, तो हमारी इक्वेशन काम नहीं करेगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं से भी पास हो और x और y इंटरसेप्ट दिए हों तो हम उस लाइन की इक्वेशन आसानी से इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि हमें एक लाइन दी हुई है L, उस लाइन का x इंटरसेप्ट है -3 और y इंटरसेप्ट है 2। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग a x इंटरसेप्ट हो और b y इंटरसेप्ट हो तो इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a यानी x इंटरसेप्ट है -3 और b यानी y इंटरसेप्ट है 2, तो इक्वेशन होगी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और आप इसको अरेंज करके स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। तो आपने अभी भी एक क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से आसानी से सॉल्व कर लिया है।
अब तक हम एक लाइन की इक्वेशन का डेफिनेशन, मीनिंग समझ चुके हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन की काफ़ी सारी फॉर्म देख चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखी, फिर 2 पॉइंट फॉर्म सीखी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखी और अब एंड में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी सीख ली। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म थी। लेकिन इतनी सारी फॉर्म है, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन की कोई जनरल फॉर्म भी होती है, कोई जनरल इक्वेशन भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी अगर a और b दोनों एक साथ 0 ना हो। मतलब a और b में से कम कोई एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इसको हम मैथमेटिकली लिखने के लिए लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो a और b दोनों में से कम किसी एक को तो नॉन ज़ीरो होना ही पड़ेगा। क्योंकि दोनों ज़ीरो हो गए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी अगर a और b दोनों 0 ना हो। और इसको हम जनरल लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। आपने नाम के अंदर देखा जनरल लीनियर इक्वेशन। इसका नाम लीनियर इसलिए है क्योंकि हर एक ऐसी इक्वेशन के लिए एक लाइन होती है और हर लाइन की एक इक्वेशन होती है। तो ये हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी हम समझ चुके हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक बेसिक ओवरव्यू था जिसमें हमने पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा रिकॉल करा, स्लोप का मीनिंग समझा, स्लोप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन की डेफिनेशन, मीनिंग, उसके बाद उसकी फॉर्म, पॉइंट, स्लोप, 2 पॉइंट और भी सारी फॉर्म सीखी। एंड में हमने जनरल इक्वेशन भी सीख ली एक लाइन की। हमने अपने इस ऑडियो लेसन में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कवर नहीं करे हैं, जैसे कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना या फिर दी गई दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना या फिर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना। ये हमने इसमें कवर नहीं करे हैं। ये अगर हम कवर करते तो आपको इसको इमेजिनेशन से फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हैं और फर्स्ट टाइम में अगर आप इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते थे। इसलिए हमने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक अभी इसमें कवर नहीं करे हैं। तो अब आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन के ले लिया, आपको सब कुछ समझ आ चुका है, आपने थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब आपको अपना कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मैथमेटिकल इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, खुद से पढ़ाई करनी है। खुद से आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और उतना ही ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स से प्यार होने लगेगा। आपको ये ऑडियो लेसन कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये ऑडियो लेसन कैसा लगा और साथ ही साथ हमें ये भी सजेस्ट करें कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी कहाँ अभी कमियां हैं और हम किस जगह पे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करें। तो अब जाते जाते आपके लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। तो आपके पास एक 2D प्लेन है, उस 2D प्लेन के अंदर एक लाइन है L और उसी 2D प्लेन पे एक दूसरा पॉइंट है, लाइन के ऊपर नहीं, अलग लाइन से अलग एक पॉइंट है A। तो आपके पास 2D प्लेन के ऊपर एक लाइन है L और एक दूसरा पॉइंट है A जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। अब आपको A और लाइन L इन दोनों के बीच एक पॉइंट है B और पॉइंट B A और लाइन L के बीच में इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट B का पॉइंट A से और पॉइंट B का डिस्टेंस लाइन L से, ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर है। क्या कहा हमने कि पॉइंट B का डिस्टेंस पॉइंट A से और लाइन L से दोनों ये डिस्टेंस बराबर है। अब आपको पॉइंट B को इस तरह से मूव कराना है कि इसका डिस्टेंस पॉइंट A से और लाइन L से हमेशा सेम रहे। तो अब आपको ये बताना है कि इस तरह से मूव कराने के बाद पॉइंट B का जो पाथ होगा वो किस शेप के जैसा दिखेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कॉनिक सेक्शंस नाम के एक बेहतरीन कंसेप्ट के दरवाजे खोलता है और इस क्वेश्चन का हम आपको जवाब देंगे कॉनिक सेक्शंस वाले वीडियो में। जब हम कॉनिक सेक्शन पे चर्चा करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा।
जब तक सोचते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, बी लॉजिकल।